हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुजरात बोर्ड क्लास 9 के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पहला चैप्टर द राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ रहे थे और इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा किस तरह से इंडिया एक कल्चरल कन्फ्लुएंस का सेंटर था। उसके बाद वेरियस जो यूरोपियन नेशन किस तरह से इंडिया में आए और कैसे इंडिया तक सी रूट डिस्कवर किया गया, वास्को डी गामा ने किया। फिर यूरोपियन से अराइवल देखा, हमने पढ़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 मैसूर वार हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई और उसके बाद जो है पुर्तगीज और फ्रेंच लिमिटेड जो एरिया में सिमट गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक डोमिनेंट रोल में आ गई। ऑल ओवर इंडिया इसका जो है कैप्चर होने लगा। इसी क्रम में अब क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में बैटल्स कौन कौन से फाउट किए, जो जनरल इसके गवर्नर थे वो किस तरह से एस्टेब्लिश हुए, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहला जो पॉइंट है इसमें आज के लेक्चर का बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में हुआ था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी के बीच हुआ था। दरअसल सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के कोलकाता में फोर्ट विलियम ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश करी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी ट्रेड सेंटर के चारों तरफ एक फोर्ट्रेस वॉल जो है प्रिपेयर करने लगी, कंस्ट्रक्शन कराने लगी विदाउट द परमिशन ऑफ बंगाल, विदाउट द परमिशन ऑफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को काफ़ी गुस्सा आया, उसे पसंद नहीं आया ये चीज़ और वो अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पे एंड ट्रेड सेंटर को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। जब उनसे पूछा गया अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि क्यों बनाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है। ऑन दी प्रिटेंस ऑफ सिक्योरिटी रीजन उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उसमें फोर्ट विलियम में जो भी सैनिक थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सोल्जर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये जो मैसेज है वो चेन्नई पहुंचा, जहां पे रॉबर्ट क्लाइव अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एक स्मॉल आर्मी की जो आर्मी को कोलकाता के लिए रवाना कर दिया, भेज दिया गया। नवाब ऑफ बंगाल और रॉबर्ट क्लाइव के बीच अगेन वार हुए, लेकिन इस वार में नवाब ऑफ जो रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी है वो हार गई और उसको लगा कि बंगाल की आर्मी को, जो सिराजुद्दौला की आर्मी है, उसको हम लोग इतना आसानी से नहीं हरा सकते। दैट्स वाई रॉबर्ट क्लाइव ट्रीचरस मेथड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो प्लानिंग करने लगा कॉन्स्पिरेसी के लिए टू डिफीट नवाब। इसमें उसका हेल्प किए जो मीर जाफर, जो उसके आर्मी का हेड था, और सेठ अमीचंद जो कि बंगाल का एक रिच मर्चेंट थे, बैंकर थे। ये दोनों, मीर जाफर और सेठ अमीचंद, दोनों जो है रॉबर्ट क्लाइव से कॉक्स्ट कर लिए, कॉक्स्ट ओके विथ वर कॉक्स्ट टू ज्वाइन, ठीक है ना। कॉक्स्ट मतलब कॉन्स्पिरेसी कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। तो ये लोग जब कॉन्स्पिरेसी किए, कॉन्स्पिरेसी करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब के अगेंस्ट, जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया एंड एक झूठ, जो फॉल्स उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि जो नवाब है वह अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके आर्मी कमांडर और जो कोलकाता का रिच बैंकर था मिशन, वो सब मिल चुके थे। सो नवाब के अगेंस्ट जो है वार कर दिया गया। पहले से ही ये लोग मिले हुए थे आपस में। ये वार 23 जून 1757 को प्लासी विलेज में हुई, जो कि कोलकाता में के पास है, ठीक है ना। मुर्शिदाबाद, कोलकाता बंगाल में मुर्शिदाबाद प्लेस है, उसी के पास जो है प्लासी है, वहाँ पे यह होना शुरू हुआ वार। चूँकि मीर जाफर और वो सब ऑलरेडी जो ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल चुके थे, षड्यंत्र कर लिया था इन लोगों ने, कॉन्स्पिरेसी की थी। सो नवाब की आर्मी जो है हाफ डे, विद इन हाफ डे ही वार लॉस्ट कर दी, सरेंडर कर दी। आर्मी जो है नवाब है उसको मार दिया गया। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वार, यानी इस वार में अब सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। सो एज अ रिजल्ट ऑफ वार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनाज ऑफ बंगाल का दीवानी राइट मिल गया, यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, परगना मीन्स क्या होता है, परगना मीन्स जो आपको डिस्ट्रिक्ट, उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उसको परगना कहा जाता था। ओके, परगनाज कहा जाता था। तब अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला हार गया, डेथ कर गया, और मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैटल ऑफ बक्सर पे। सो आफ्टर बिकमिंग नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफर एम्बिशियस हो गया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब तो मारा गया, तो नवाब के मरने के बाद मीर जाफर को, जैसा कि कॉन्स्पिरेसी में ये शर्त रखा गया था, सो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो अंग्रेजों को लगा कि मीर जाफर अगर बंगाल का नवाब बनता है तो वो उनके इशारे पे हर काम करेगा, और वे लोग जैसे चाहेंगे वैसे मीर जाफर से काम कराएंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मीर जाफर बिकेम मोर एम्बिशियस एंड ही इंटरप्टेड इन मेनी वर्क ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, तो इससे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो गुस्सा हो गई, उनको अच्छा नहीं लगा। दैट्स वाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मीर जाफर को हटाने की सोची, और मीर जाफर को हटाने के बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम को बनाया गया, और ब्रिटिश को वैसे ही लगा कि मीर कासिम जो है उनके इशारे पे काम करेगा, वो लोग जो कहेंगे वैसा काम करेगा, किसी तरह के जो ट्रेड और वो सब में इंटरफेयर नहीं करेगा। बट मीर कासिम मीर जाफर से भी ज़्यादा एम्बिशियस था, और वो जो है कंपनी के रूल को पावर हंग्री था। मीर कासिम जो है एक तरह से पावर हंग्री था, उसको पावर चाहिए था। तो जैसे ही पावर मीर कासिम के हैंड में आया, नवाब बना, मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्क को रोकना शुरू कर दिया। ठीक है, उनमें हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सो मीर कासिम को अगेन जो है बंगाल के नवाब पोस्ट से हटा दिया गया, और मीर जाफर को अगेन बंगाल का नवाब बनाया गया। पोस्ट से हटने के बाद, नवाब के पोस्ट से हटने के बाद मीर कासिम नवाब ऑफ अवध के पास रिफ्यूज लिया, यानी शरण लिया, वो शेल्टर लिया। उस समय अवध के नवाब थे नॉट सिराजुद्दौला, इनका नाम था शुजा-उद-दौला। बोथ आर कंफ्यूजिंग नेम। सिराज-उद-दौला was the Nawab of Bengal and Shuja-ud-Dawla was the Nawab of Awadh. Okay, so Mir Qasim, Nawab of Awadh, and at the same time मुगल रूलर शाह आलम भी अवध में पहुँचे थे नवाब ऑफ अवध के पास। सो 3 पीपल, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला यानी दैट इज अवध नवाब ऑफ अवध, एंड मुगल एम्परर शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर के एक ज्वाइंट आर्मी बनाया। और इस ज्वाइंट आर्मी में जो है, जिसका कि नाम यूनाइटेड आर्मी दिया गया, और ये लोग अगेन बंगाल को कैप्चर करने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से हटाने के लिए ये लोग जो है बंगाल की तरफ निकल पड़े। ये जो मैसेज है लार्ज आर्मी का, यूनाइटेड आर्मी का मैसेज रॉबर्ट क्लाइव मिल गया, वहाँ पे बंगाल में भी चला गया, अंग्रेज़ों को खबर लग गई, और फिर अंग्रेज भी जो है अपना आर्मी लेकर के निकल गए। 22 अक्टूबर 1764 को दोनों आर्मी, ज्वाइंट आर्मी एंड आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर नामक प्लेस पे, जो कि अभी बिहार में है, वहाँ पे
मिल गए, एक दूसरे से टकरा गए, वहाँ पे भीषण वार हुआ, एक जो है जम करके लड़ाई हुई 22 अक्टूबर 1764 को, जिसको कि बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, बिकॉज बक्सर इज दैट प्लेस। ओके, तो रिजल्ट क्या निकला इस वार का? इस वार में भी ज्वाइंट आर्मी डिफीट हो गई, बुरी तरह से हार गई, और हारने के साथ ही जो है नवाब के साथ और शाह आलम के साथ अलग अलग ट्रीटी की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों स्टेट के रिवेन्यू कलेक्शन का राइट ले ली, और फिर इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है पैर जमाना शुरू कर दी और रीजन को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ओके, तो अब आते हैं एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल, कैसे एक्सपेंड हुआ और कौन कौन से जो जनरल हैं उन्होंने एक्सपेंशन में रोल प्ले किया। 1773 में, इन 1773 एडी ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम इसका इसलिए दिया क्योंकि ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले जो डेजिग्नेशन होता था वो गवर्नर ऑफ बंगाल का होता था, आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और पावर ज़्यादा दे दिया गया। मुंबई और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, बिकॉज रेगुलेटिंग एक्ट से पहले वारेन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब वह गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, जो फर्स्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम में फर्स्ट मराठा वार हुआ और सेकेंड मैसूर वार हुआ हैदर अली के साथ, क्योंकि सेकेंड मैसूर वार में और फर्स्ट मैसूर वार में हैदर अली ही मैसूर का लीडर था, किंग था। सो सेकेंड जो मैसूर वार है उसमें हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और हैदर अली जो है इसमें हार गया। कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, और कॉर्नवालिस जो है थर्ड मैसूर वार किया टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, एंड सर जॉन शोर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लिबरल थे, वो इंडियंस को जो है काफ़ी लाइक करते थे। ठीक है, वो अदर जैसे ब्रिटिश रूलर थे वैसे तरह के उनका नेचर जो है नहीं था। सो कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड वेलेस्ली जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना और उसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि सर जॉन शोर के टाइम में जो रेपुटेशन है कंपनी का वो काफ़ी डैमेज हो गया, क्योंकि वो काफ़ी लिबरल थे, एक तरह से उदारवादी थे। उन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो काफ़ी सॉफ्ट था। सो ड्यू टू दिस पॉलिसी ऑफ सर जॉन शोर कंपनी की पब्लिसिटी घटने लगी, उसके पावर घटने लगे। दैट्स वाई उनको हटाकर वेलेस्ली को लाया गया, और वेलेस्ली ने जो है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और यह सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक तरह से स्वीट पॉइजन कहा जाता था। ओके, तो क्यों कहा जाता था सब्सिडरी अलायंस को स्वीट पॉइजन? ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।